हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज के वीडियो में CDP के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? विकल्प ए लिखा है धैर्य और दृढ़ता, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और चौथा विकल्प है पढ़ाने की उत्सुकता। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक होता है उसमें धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को समझाने में कठिनाई भी आएगी, बच्चे समझने में समय लगाएंगे, तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? पहला विकल्प लिखा है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। दूसरा है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा विकल्प लिखा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए और चौथा विकल्प है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से बच्चे की शिकायत। और चौथा विकल्प है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, क्योंकि यदि कोई शिक्षक ऐसा करता है तो अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि कोई समस्या है तो उसे शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। प्रधानाचार्य से शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए डी विकल्प गलत है। अपने बच्चे को निकाल लेना ये भी गलत है, और प्रधानाचार्य से अनुरोध करना कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें ये भी गलत है। शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कीजिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला विकल्प है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा विकल्प है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा विकल्प है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 7 से 11 वर्ष। तो इस अवस्था में बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है। पहला विकल्प है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा है मन का चित्र बनाने से, तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और चौथा है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यानी जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उसकी रूपरेखा जो है मन में पहले ही बना लेना, यही इसका अर्थ है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला विकल्प है
महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। और चौथा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला विकल्प है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। और चौथा है अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी सृजनात्मकता का पोषण करेगा। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला विकल्प लिखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 12 वर्ष से ऊपर होती है ये। दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। तो प्रश्न से ही उत्तर मिल जाएगा। इसमें लिखा है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है। अभी पहले एक प्रश्न आया था, उसमें लिखा था तार्किक चिंतन वस्तुओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है, उसमें अमूर्त नहीं था, तो उसका जो उत्तर था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था। लेकिन इसमें लिखा है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, अमूर्त लिख दिया गया है, तो इससे इसका उत्तर जो है ए विकल्प सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। अगला है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। पहला विकल्प है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। दूसरा है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तीसरा है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। और चौथा है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला विकल्प है सीखना एक व्यापक क्रिया है। दूसरा विकल्प है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तीसरा है अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। और चौथा है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसमें पूछा गया है कि विशेषता नहीं मानना चाहिए, तो डी विकल्प सही है। और इसमें लिखा है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये बिल्कुल गलत है, अधिगम तो कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए डी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। पहला विकल्प है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। दूसरा विकल्प है कि साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और चौथा विकल्प है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही होगा, यदि कोई विद्यार्थी दृष्टिबाधित है तो उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? पहला विकल्प है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तीसरा है सानिध्य की आवश्यकता। और चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता।
तो इसमें बी विकल्प सही होगा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला विकल्प है विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, दूसरा है सभागार, तीसरा है घर और चौथा है खेल का मैदान। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही होगा, विद्यालय एवं कक्षा वातावरण। यही वो स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल करना है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। पहला विकल्प है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा विकल्प है कक्षा में एकदम खामोशी और चौथा विकल्प है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसी को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नहीं को ध्यान देना है, नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, दूसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, तीसरा विकल्प है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है और चौथा विकल्प है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं। तो इसमें डी विकल्प सही होगा कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटने की क्षमता रखना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय हो जाता है, किसे जाता है ये बताना है। पहला विकल्प है पावलोव, दूसरा विकल्प है कोहलबर्ग, तीसरा विकल्प है स्किनर और चौथा विकल्प है पियाजे। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला विकल्प है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, दूसरा विकल्प है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, तीसरा विकल्प है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और चौथा विकल्प है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही हो, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, जबकि घर में वह बिल्कुल भी बात नहीं करती क्योंकि घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला विकल्प है सामाजिक दर्शन, दूसरा विकल्प है मीडिया मनोविज्ञान, तीसरा विकल्प है शिक्षा मनोविज्ञान और चौथा विकल्प है शिक्षा समाज शास्त्र। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला विकल्प है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, दूसरा विकल्प है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है और चौथा विकल्प है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही होगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पहला विकल्प है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, दूसरा विकल्प है मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा विकल्प है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री और चौथा विकल्प है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है।
पहला विकल्प है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, दूसरा विकल्प है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, तीसरा विकल्प है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर और चौथा विकल्प है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? पहला विकल्प है सीखने का प्रभाव नियम, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, तीसरा है सीखने का तत्परता नियम और चौथा है सीखने का सादृश्यता नियम। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, सीखने का सादृश्यता नियम। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नहीं को ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा गया है। पहला विकल्प है दूसरों के साथ झगड़ना, दूसरा विकल्प है अभिव्यक्ति में नवीनता, तीसरा विकल्प है जिज्ञासा और चौथा है सृजनात्मक विचार। तो प्रतिभाशाली होने के संकेत ये तीनों हैं और नहीं है पूछा गया है, इसलिए ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला विकल्प है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, दूसरा विकल्प है विशेष विद्यालयों में, तीसरा विकल्प है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा और चौथा विकल्प है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसमें डी विकल्प सही होगा। एनसीएम 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, इसलिए इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए फिर करना है के प्रति सचेत होना चाहिए। पहला विकल्प है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, दूसरा है शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग करना, तीसरा विकल्प है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना और चौथा विकल्प है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो इसमें बी विकल्प सही होगा, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पहला विकल्प है गणितीय विकास, दूसरा विकल्प है पठन विकास, तीसरा है व्यवहार संबंधी विकास और चौथा है मानसिक विकास। एप्सिया जो है वो पठन विकास से संबंधित है, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। पहला विकल्प है अग्रोन्मुखी, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा है तटस्थ और चौथा है नकारात्मक। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहला विकल्प है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है अंतःक्रिया का सिद्धांत और चौथा विकल्प है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पहला विकल्प है पावलोव, दूसरा विकल्प है जीन पियाजे, तीसरा विकल्प है वाइगोत्स्की और चौथा विकल्प है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला विकल्प है प्रौढ़ावस्था, दूसरा विकल्प है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा विकल्प है बाल्यावस्था और चौथा विकल्प है किशोरावस्था। तो बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में, डी विकल्प इसमें सही है। लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का,
बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान कीजिए। पहला विकल्प है एरिक्सन द्वारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला विकल्प है एरिक्सन द्वारा, दूसरा विकल्प है स्किनर द्वारा, तीसरा विकल्प है पियाजे द्वारा और चौथा विकल्प है कोहलवर्न द्वारा। तो बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे ने की थी। सी विकल्प इसमें सही है। कौन कौन सी अवस्थाएं थी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।